बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज़, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़, जिसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज़ आ जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर एटॉमिक साइज़ हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ऑर्बिटल एनर्जी होगी, हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो गए, शील्डिंग इफेक्ट हो गए। इस तरह से जो भी इसमें फैक्टर्स आते हैं कि जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करते हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टअप ले रहे हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी का। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ आप हेडिंग देंगे जी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में IE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को मिस्टेकनली कुछ लोग इसको कहते हैं, जो कि इसका सही नाम नहीं है। मिस्टेकनली इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी में फ़र्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को मिस्टेकनली क्या नाम देते हैं जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक अलग टर्म है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक अलग टर्म है। इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो है ना, इसको ना इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और क्यों स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस ई का मतलब है बेटा एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to convert atom into gaseous केटाइन, या इस केटाइन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन का। ठीक है ना बेटा। इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to convert atom into gaseous cation। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ना बेटा, आयोनाइजेशन, आयन का मतलब होता है आयन और एशन का मतलब होता है फार्मेशन, आयन फार्मेशन। इस आयन फार्मेशन में आपने कौन से आयन बनाने होते हैं बेटा, आपने इसमें पॉजिटिव आयन या केटाइन बनाने होते हैं हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो इसमें जो हमने सबसे पहले जो टर्म समझनी है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम दी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आप सब जानते हैं कि किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस शेल। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब शर्त ये है कि उन्होंने इसके लिए ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, आइसोलेटेड गैसेस एटम। वो एटम सॉलिड भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की शर्त क्या है कि आपने हमेशा इसमें किसको लेना है, गैसेस एटम को। कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको बेटा आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहना, ये एक मिस्टेकनली ये टर्म यूज़ होती है। तो ये भी लेक्चर के एंड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है।
तो ये तो हमने इसकी देख ली बेटा डेफिनेशन। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की टर्म क्यों यूज़ की है। अब मिसाल के तौर पर बेटा ये हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर है, ये हमारे पास मैटर है। तो इसके अंदर बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि एटम जो है ना मैंने एक दूसरे के बिल्कुल करीब तीन रखे हैं। तो ये जो मैटर है ना हमारे पास, ये हमारे पास है सॉलिड। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर आपको एटम नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास है बेटा लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा गैस। अब होगा क्या, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सॉलिड है, कोई मैटर है, इसमें आपको ये जो एटम नज़र आ रहे हैं ना ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब तरीन जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस सॉलिड के एटम्स में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे पहले हम इस सॉलिड को क्या करेंगे बेटा, एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। तो जब हम हीट अप करेंगे ना तो वो जो एनर्जी होगी ना, वो जो एनर्जी इन सॉलिड्स को हम उसके ऊपर जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से पहले सबसे पहले इन सॉलिड्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनको ब्रेक करने में यूज़ हो जाएगी। यानी सॉलिड के अंदर ये जो आपको करीब तरीन एटम जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो ही हम इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी इन एटम्स को दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना वो उनको वीक करने में यूटिलाइज़ होगी। तो इसका मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसी वजह से जब हम सॉलिड के ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे तब हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस सॉलिड को हमने हीटअप किया, जो ही हम उसमें हीटअप करेंगे तो इनके दरमियान ये देखें आपको गैप नज़र आ रहा है, यानी उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो हमने क्या कर दिए, वीक कर दिए। यानी उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको हमने क्या कर दिया बेटा, वीक कर दिया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गए, अभी भी वो जो हम उसके ऊपर जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं ना वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। वो जो हम जो एनर्जी अप्लाई कर रहे थे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उस एनर्जी ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या किया बेटा, वीक किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा बेटा ये गैसियस। अब इसमें देखें बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, यानी ये गैस के एटम है आपस में रेंडमली मूव कर रहे होंगे। अब इन गैस के एटम्स पे ऊपर जब हम क्या करेंगे बेटा, एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो जो एनर्जी होगी ना, अब क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हैं तो वो जो एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूटिलाइज़ हो जाएगी। यही वजह है हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं बेटा, गैसियस एटम ही यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। क्योंकि अगर आप सॉलिड फॉर्म में एनर्जी अप्लाई करते तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बजाय उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ना उनको ओवर करने में यूटिलाइज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लिक्विड में एनर्जी अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है लिक्विड में, वो एनर्जी उसके अंदर यूटिलाइज़ हो जाएगी। लेकिन जब आप गैस की बात करते हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से जो भी आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो ना वो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करने में यूटिलाइज़ नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिमूव करने में यूटिलाइज़ होगी बेटा। तो ये भी बेटा आपको समझ आ गया होगा कि हम गैसियस एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। उसके बाद हमने एक और इसमें टर्म यूज़ की, हमने कहा बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है, मिनिमम कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से वो क्या कहना चाह रहा है, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पर लग रही है बेटा, उस एटम के जो कि हमारे पास किस शक्ल में था, गैसीय शक्ल में, उसके वैलेंस शेल में या उसके लास्ट शेल में। मिसाल के तौर पर ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, अब ये हमारे पास क्या है, तीसरा शेल। इसको मज़ीद मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके इमेज इसके बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस,
ये हमारे पास है पहला शेल उस एटम का, ये हमारे पास है बेटा दूसरा शेल, ये उसमें हमारे पास कौन सा है बेटा तीसरा शेल। तीसरा शेल या आप इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा लास्ट शेल। इसी लास्ट शेल को हम क्या नाम देते हैं बेटा वैलेंस शेल का। फ़र्ज़ करें ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन हैं और ये हमारे पास है बेटा तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब देखें जब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे बेटा एनर्जी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ पर लगेगी, सबसे पहले जो एनर्जी जाएगी ना बेटा वो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सबसे पहले वो वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेंगे फेस करेंगे। जब वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काबू पा लेगी, इनके ऊपर ओवरकम कर लेगी, तब वो उसके अगले इलेक्ट्रॉन में मूव ऑन करेगी, फिर उसके बाद अगले इलेक्ट्रॉन में मूव ऑन करेगी। तो सबसे पहले रास्ते में देखें कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा उस एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो कि आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हमने रिमूव करना है तो क्योंकि ये न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर है, यानी न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम है, तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपको लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना, इसको निकालना आसान है बनिस्बत इन इलेक्ट्रॉन्स के जो उससे पहले आ रहे हैं। तो यही वजह हमने क्या टर्म यूज़ किया मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हम एटम के लास्ट शेल की बात करते हैं ना तो वो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम उसमें से उस एटम में से बाहर निकालना तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। यही वजह है हमने डेफिनेशन में क्या टर्म यूज़ की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और उसके लिए शर्त क्या थी, उस एटम को किस शक्ल में होना चाहिए बेटा, उस एटम को होना चाहिए गैसियस फार्म में। गैसियस फार्म में क्यों होना चाहिए, उसकी वजह ये है गैसियस फार्म में होने की वजह से उस गैसियस एटम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन थी और उस डेफिनेशन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई है ना उनको हमने स्टडी किया बेटा। तो होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई एटम है गैसियस शक्ल में, ये हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया बेटा एनर्जी अप्लाई की। जो ही हम उसमें से एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा रिमूव हो गया। तो ये अभी क्या आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या मुराद है कि वो एटम बिल्कुल सेपरेट है, बाकी एटम से अटैच नहीं है। तो इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया बेटा एनर्जी। तो हमने इसके ऊपर क्या बेटा अप्लाई की एनर्जी अप्लाई की। जो ही हमने इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई की तो इसमें से ये देखें जो ही हमने इस एटम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की उसकी गैसेस फॉर्म में से, तो उसमें से ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा रिमूव हो गया। जो ही उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें रिमूव होंगे उतने उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में नज़र आएंगे। जब कोई एटम पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव आयन को कैटायन का नाम देते हैं। तो हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऊपर एनर्जी अप्लाई की, उस एनर्जी के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और वो जो आइसोलेटेड गैसियस एटम जो न्यूट्रल था वो हमारे पास कैटायन में कन्वर्ट हो गया, गैसियस कैटायन में। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी ये वाली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ये ही एनर्जी बेसिकली क्या थी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी आपको मज़ीद क्लियर हो चुका होगा। अब क्योंकि इसमें क्या है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या है रिक्वायर्ड है, यानी हम उसके ऊपर एनर्जी दे रहे हैं। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस प्रोसेस को बेटा क्या नाम देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बात भी आप हमेशा जहन में रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है बेटा
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि इस वाले केस में हमेशा उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दूसरे लफ्ज़ में एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दूसरे लफ्ज़ में ये एनर्जी क्या हो रही है बेटा? उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो या जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो वो क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना हमेशा एंडोथर्मिक होगी, हमेशा, ये बात याद रखिएगा बेटा, एंडोथर्मिक, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी बेटा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच, ये उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ पॉजिटिव का साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा बेटा? पॉजिटिव। जितनी भी आपको इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितने भी किलो जूल या किलो कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किसी भी उसमें यूनिट्स में आप ले सकते हैं, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल एच का साइन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है और किस पे डिपेंड कर रहा है। तो डेल एच जो है ना, डेल एच का साइन बेटा जितना पॉजिटिव होगा उतना उस प्रोसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। ये बात भी आपने बेटा नोट कर लेनी है। ठीक है ना बेटा, ये जो डेल एच का साइन, ये जो हमने पॉजिटिव यूज़ किया ना बेटा, ये थर्मोडाइनमिक्स की एक उसमें हम यूज़ करते हैं, इंथैल्पी इसको कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, ये थर्मोडायनामिक में ये भी मैं आपको समझा दूंगा ये डेल एच के साइन किसको और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इतना याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डेल एच जो है ना, वो उसके अंदर जो हीट इन्वॉल्व हो रही है, जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, वो हमेशा एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी वजह से उसके साथ क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन क्या बेटा? एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस डेल एच से हम क्या कहना चाह रहे थे। अब इसमें नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा कि कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसमें यूनिट्स यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कि कौन कौन से वो यूनिट्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं, जो यूज़ होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने में। 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं बेटा। पहला होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दूसरा यूनिट जो यूज़ होता है बेटा वो होता है किलो कैलोरी पर मोल। तीसरा यूनिट जो यूज़ होता है ना बेटा वो होता है किलो जूल पर मोल। कितने यूनिट्स यूज़ होते हैं बेटा? 3 यूनिट यूज़ होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दूसरा है बेटा किलो कैलोरी पर मोल, तीसरा होता है बेटा किलो जूल पर मोल। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इनको ये समझ लें, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना बेटा, वो होता है बेटा 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, या इसी को अगर हम किलो जूल में लेना चाहें तो वो होता है बेटा 96.47 किलो जूल पर मोल। इसको मैं दोबारा भी लिख देता हूँ बेटा इधर। हमने ये क्या है बेटा कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है वो होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि आगे किसके इक्वल होता है बेटा 96.47, या इसको कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं बेटा 96.5। ये 47 को राउंड ऑफ किसके इक्वल कर देते हैं? 5 के। इसके आगे आपने फिर यूनिट लगा देने बेटा किलो जूल पर मोल। अब इसमें एटम और मोल की क्या कहानी? मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम दे रहे हैं बेटा, ये हमारे पास सोडियम, जो भी आप एटम ले रहे हैं बेटा
उसका आपने लेना है बेटा मैस नंबर। अब इस सोडियम का मैस नंबर क्या होता है बेटा 20, उसके आगे आपने क्या लगा देना है बेटा ग्राम। जब किसी भी एटम के मैस नंबर के आगे आप ग्राम लगा दोगे तो वो बन जाएगा बेटा 1 मोल। क्या बन जाएगा वो उस चीज़ का 1 मोल। अब इस सोडियम के 1 मोल का कितना मैस है बेटा 23 ग्राम, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसमें कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर भी होता है मोल। ये मैंने मोल के अपनी वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ है, जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं बेटा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। इससे वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर हम सोडियम का क्या लें बेटा 1 मोल लें तो उस 1 मोल के अंदर कितने एटम्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो इन एटम्स में से किन एटम्स में से उस 1 मोल के एटम्स में से उन सब के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उन सब एटम्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी भी एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही होगी ना वो क्या होगी बेटा किलो जूल पर मोल। क्या होगी बेटा किलो जूल पर मोल, या इसी को फिर हम कहते हैं किलो कैलोरी पर मोल। अब क्योंकि एनर्जी हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में अप्लाई कर रहे होते तो इसको हम फिर क्या कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लें तो किलो कैलोरी में कितना बनेगा वो 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम किलो जूल पर मोल में लें तो वो क्या हो जाएगा बेटा 96.5 किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी ज़्यादातर आपको जो एग्ज़ाम में नज़र आती है ना वो किलो जूल पर मोल की शक्ल में नज़र आती है। तो उस एनर्जी को आगे आप किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है बेटा कैल्शियम, ये उसके ऊपर हमने एनर्जी सप्लाई की तो ये इसमें से हमने क्या किया बेटा गैसियस आइटम में कन्वर्ट कर दिया और उसमें से हमने क्या कर दिया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। तो डेल एच क्या होगा बेटा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या आता है एंडोथर्मिक इन नेचर, और ये कितनी इसकी वैल्यू होती है बेटा 1140 किलो जूल पर मोल। इससे वो क्या कहना जा रहा है अब देखें कैल्शियम उसका मैस नंबर कितना होता है बेटा 40, उसके आगे आप क्या लगा देंगे ग्राम्स। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। यानी इस कैल्शियम के 1 मोल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। ये उस कैल्शियम के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा 1 मोल को। तो कैल्शियम के 1 मोल में से 1 मोल से हमारा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर एटम। इतने सारे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को उनकी जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है उनको रिमूव करने में जितना एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बेटा 1140 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बेटा। तो उसके 1 मोल में से उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ये उसको रिप्रेजेंट करे 11 से 40 किलो जूल पर मोल। अब इसी को अगर आप चाहें तो किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैं अभी आपको सिखा देता हूँ यूनिटी मेथड से बेटा। अब हम जानते हैं बेटा कि हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है वो होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, या इसको फिर हम कहते हैं बेटा 96.47 या 5 भी लिख सकते हैं बेटा आप किलो जूल पर मोल। ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास क्या है कैल्शियम, उसके लिए जो एनर्जी आ रही है ना आयनाइजेशन एनर्जी वो आ रही है बेटा 1140 किलो जूल पर मोल। अब इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और इसी एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट करना है किलो कैलोरी पर मोल में। तो यूनिटी मेथड में सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, अब इधर देखिए बेटा जो हमारे पास है बेटा 96.47 किलो जूल पर मोल वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में।
अगर हमारे पास ये क्या होता बेटा 1 किलो जूल पर मोल, 1 किलो जूल पर मोल, तब हम क्या करते 1 डिवाइडेड बाई 96.47, इधर हम लिख देंगे बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख देंगे। अब ये तो है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये यूनिट वैल्यू है। हमें कितनी वैल्यू गिवन है बेटा कैल्शियम के लिए 1146 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे बेटा 1146 किलो जूल पर मोल। तो उसके आगे फिर आप नेक्स्ट क्या मूव ऑन करेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाई 96.47 मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको जब आप क्या करेंगे 1146 को 96.47 पे डिवाइड करेंगे, जो भी बेटा आपके पास आंसर आएगा ना वो हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के। तो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के। यानी अगर आपको वो किसी एक यूनिट में एनर्जी दे दे तो उसी यूनिट को यूटिलाइज करते हुए आप उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम किस मेथड से करते हैं बेटा यूनिटी मेथड से। इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ये भी मैं आपको स्टोइकियोमेट्री में पहले बेटा समझा चुका हूँ। तो ये तो यहाँ तक हो गया बेटा कि कौन कौन से उसके अंदर यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसके अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको बेटा हम नाम देंगे टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम देंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके जो टाइप्स होती हैं, अगर आपने उसमें से बेटा किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसको बेटा हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा। अगर किसी भी एटम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने। जैसे अभी हमने क्या मिसाल दी कैल्शियम की, कि कैल्शियम में से हम कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो उसको बेटा आपने नाम देना है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर आपने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो उसको बेटा फिर आप क्या नाम देंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा। अच्छा ये भी हो सकता है नेक्स्ट कि अगर हम डायरेक्ट मूव उसमें से रिमूव करना चाहें या 1 बाई 1 रिमूव करना चाहें तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास है बेटा न्यूट्रल एटम, उसके ऊपर हमने एनर्जी सप्लाई की, ये हमारे पास हो गया +1, ये उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा रिमूव हो गया। तो इस केस में जो डेल एच आपके पास होगा ना बेटा वो होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको यूं भी आप रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप उसको अरेबिक नंबर में भी लिख सकते हैं। ये देखें ये उसकी क्या हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन, पॉजिटिव साइन। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया था ना, मज़ीद हमने उसमें से, ये भी गैसेस में होगा बेटा, मज़ीद हमने उसके ऊपर एनर्जी सप्लाई की तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले रिमूव हो गया था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें से क्या हो गया रिमूव हो गया। ये देखें तो अब यहाँ पर जो डेल एच का साइन होगा ना, ये देखें उसमें से दूसरा हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना उसको कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको बेटा आप क्या लिखोगे प्लस का साइन लिखोगे, इधर लिखोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट इसी तरह देखिए बेटा, ये तो हमारे पास पहले से ही है, ये हमने इसके ऊपर एनर्जी सप्लाई की तो ये हमारे पास हो गया +3, ये हमारे पास हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इसमें जो डेल एच का साइन होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो आप उसमें से अगर इस m में से डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, जितनी एनर्जी आप उस पर सप्लाई कर रहे हैं वो होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप चाहें तो उसमें से 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कर सकते हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो उसके ऊपर जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वो होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद उसको नाम दोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद आप उसको क्या नाम दोगे बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम एनर्जी ऑर्डर देखें तो वो भी देख लें। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने रिमूव करना हो किसी भी एटम में से, तो उसको रिमूव करना क्या होता है, इजी होता है। अगर हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें, 2 की बजाय आप उसमें से ये भी कह सकते हैं कि उसमें एटम में से हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें फर्स्ट रिमूवल के बाद, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, डिफ़िकल्ट। अगर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो मतलब आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसका कंपेयर करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट हम इसमें से क्या कंपेयर करते हैं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई भी हमारे पास एटम है ना, +1 +2 +3, अब यहीं पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से क्या होगी। तो देखें, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, तो इसका मतलब इन तीनों में से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। उसके बाद ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सेकंड की। उसके बाद ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, थर्ड की। तो अगर हम रिलेटिव ऑर्डर इसके आयोनाइजेशन एनर्जी का देखें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी सेकंड, और उसके बाद जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट। ठीक है ना बेटा। इसी तरह हम यूँ भी लिख सकते हैं इसके रिलेटिव ऑर्डर में कि फर्स्ट वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद सबसे कम होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है तीसरी, उसके बाद सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी, उसके बाद सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी है पहली। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम में से सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो आसान है, लेकिन 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। इसी तरह इसमें भी यही वो बता रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है बेटा, आसान है। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वाली बेटा, इसको कहते हैं बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के अंदर आपने देख लेना, अगर तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो होगी बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर 3 रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज है इसी को क्या कहा जाता है बेटा, टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे बेटा कि न्यूट्रल एटम में से अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो उसको फिर हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद जब आप उसमें से दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी उसके ऊपर सप्लाई कर रहे हो उसको कहोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उसके ऊपर जब आप एनर्जी अप्लाई करोगे उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये इनका एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है तो इसको भी नोट कर ले। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन किस में करेंगे बेटा, उसके कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है बेटा। आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ हम हेडिंग क्या देंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बेटा साइज ऑफ एटम, या हम कोई केटाइन भी ले सकते हैं बेटा। दूसरे नंबर पे इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, न्यूक्लियर चार्ज।
या इसी को फिर हम नाम देंगे बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तीसरे नंबर पे हम इसमें क्या देखेंगे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। नंबर 4 पे हम इसमें देखेंगे बेटा पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, या इसका हम नया नाम देते हैं बेटा ऑर्बिटल एनर्जी फ्रॉम म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव। तो वो ऑर्बिटल एनर्जी जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इसी तरह नंबर 5 पे हम इसमें क्या देखेंगे बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और नंबर 6 पे हम क्या देखेंगे बेटा, हाफ एंड completely filled orbital। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे बेटा, साइज ऑफ एटम या केटाइन का आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, शील्डिंग इफेक्ट और लास्ट स्कैन पर क्या देखेंगे, हाफ या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी की सेकेंड पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा फैक्टर देखेंगे बेटा, साइज ऑफ एटम का, या जिसको आप साइज ऑफ केटाइन भी कह सकते हैं। साइज ऑफ एटम, या इसको फिर हम क्या नाम देंगे बेटा, साइज ऑफ केटाइन, कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या रोल होता है। जो साइज ऑफ एटम या जो साइज ऑफ केटाइन होता है ना बेटा, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या होता है बेटा, इन्वर्स होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर एटम का साइज़ क्या होगा बेटा, लार्ज होगा, जितना एटम का साइज़ क्या होगा बेटा, लार्ज होगा, उतना उस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। जितना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी उतना फिर उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी। तो जितना उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, तो उतना उसके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये इसका क्या है बेटा, कंसेप्ट है कि एटम का साइज़ या केटाइन का साइज़ आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होता है बेटा, इन्वर्स होता है। जितना एटम का साइज़ लार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, जितना न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी, जितना अट्रैक्शन कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसको फिर हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है बेटा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके आखिरी शेल में क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये हमारे पास है बेटा पोटाशियम, नंबर 19, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखें सोडियम के उसमें से भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम के आखिरी शेल में भी क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखें सोडियम में आपको आखिरी शेल के अलावा कितने शेल नज़र आ रहे हैं, 2, और पोटाशियम में देखें आखिरी शेल के अलावा कितने शेल नज़र आ रहे हैं बेटा, 3। तो सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पोटाशियम की निस्बत न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, और पोटाशियम में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सोडियम की निस्बत उसके न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। तो सोडियम और पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना कौन सा इजी होगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा,
सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो पोटाशियम की बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी है, पोटाशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है किस चीज़ से, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ भी प्लस का साइन होगा और यहाँ भी क्या होगा बेटा, प्लस का साइन। क्योंकि पोटाशियम का साइज़ ज़्यादा है इसी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। सोडियम का साइज़ ज़्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ये तो रोल था बेटा उसके साइज़ का। इसी तरह बहुत सारे आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं बेटा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की चलो आप एग्जांपल ले लें। ये हमारे पास है बेटा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, एन शेल में होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी वही सीन होगा बेटा। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसका साइज़ कम है। और कैल्शियम में से इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा क्योंकि इसका साइज़ क्या है बेटा, लार्ज है। तो इसी वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हम इसमें कह सकते हैं बेटा कि कैल्शियम की, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं ना, उसके आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो इस पर हम लिखेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 वो कम है एज़ कंपेयर टू मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है ना बेटा, इसका जो साइज़ है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू, इसको चलो हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि जो हमारे पास Ca+2 का जो साइज़ है वो क्या है बेटा, ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू Mg+2 के साइज़ से। इसी वजह से जो कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है और मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो इसमें हमने अभी कौन सा फैक्टर देखा बेटा, एटम के साइज़ का, या फिर हमने दूसरे लफ्ज़ों में कहा केटाइन का साइज़। अब दूसरे नंबर पे यहाँ आप एडिंग दोगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज। इसको आप क्या कहोगे बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। इसी को दूसरा भी आप नाम दे सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको आप एक नया नाम देंगे बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आप कह लें तो बेहतर है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इसी से रिलेटेड है, वो भी हम इसमें देख लेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ आप हेडिंग दोगे बेटा न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, उतना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो हम बात कर रहे होते हैं बेटा न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि 2 ही चीज़ें होती हैं बेटा, एक तो उसमें होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं बेटा न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियर चार्ज को हम कह सकते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, उतना उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो भी क्या होगी बेटा,
स्ट्रांग होगी। जितना उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उतना उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम अभी एग्जांपल से भी देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक हम इसमें देख लेते हैं बेटा लिथियम आयन को, दूसरा फिर इसमें देख लेते हैं बेटा हीलियम को। इसी तरह एक और इसमें हम देखेंगे बेटा नाइट्रोजन को, N+ को, और उसके बाद ये N+2 को। इनको हम स्टडी करेंगे। अब देखें लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3, K शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1s2 2s1, ठीक है ना बेटा। ये उसका आखिरी शेल है और ये भी उसका क्या है बेटा, आखिरी शेल। तो इसमें से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास हो गया लिथियम गैसियस फॉर्म में। इसके ऊपर हमने क्या किया, एनर्जी अप्लाई की है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लिथियम आयन में, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी तरह ज़रा हीलियम का एटॉमिक नंबर देख लें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें। K शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हम लिख सकते हैं बेटा 1s2। क्या लिखा बेटा हमने, 1s2। अब इस तरह पॉइंट को आपने देखना है कि हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं। अगर हम लिथियम की खाली बात करें, अगर वो न्यूट्रल हो तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन है। इसके बरक्स अगर हम हीलियम की बात करें बेटा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन है। अब हमने लिथियम को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया बेटा, Li+1 में, लिथियम +1 में, और हीलियम वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, जब हमारे पास है लिथियम +1 तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना। लिथियम में थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से क्या कर दिया, रिमूव। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो वही रहेंगे। प्रोटॉन इसके अंदर कितने हो गए बेटा, 3 प्रोटॉन। अब इसी का जब हम मुवाजना करेंगे हीलियम से, तो उसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन है। और Li+1 और हीलियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वल नज़र आएंगे। लिथियम +1 और हीलियम दोनों के अंदर कितने ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें ना बेटा, तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। लिथियम के अंदर 1 प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा। ये देखें, पहले इस लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया, तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन और कितने बच गए, 3 प्रोटॉन। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों के हो गए बेटा इक्वल। अब मज़ीद अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें, इसमें भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, कम है बेटा। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से लिथियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा बेटा, मुश्किल है। इसी वजह से फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीलियम और लिथियम के केस में लिथियम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो Li+1 है उसके आगे जब हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हीलियम। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आ गया बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये हमारे पास है बेटा नाइट्रोजन, K शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 5, 1s2
2s2 2p3। अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 2p2। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास है बेटा +2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, ये हमारे पास क्या है बेटा 2p1। इस नाइट्रोजन वाले केस में देखें तो हमारे पास क्या है बेटा 7 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या है बेटा 7 प्रोटॉन। इस वाले केस में देखें बेटा हमारे पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे पास कितने बेटा 7। इस वाले केस में देखें n+2 वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास प्रोटॉन कितने बेटा 7, यानी n है, n+1 है, n+2। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए अब ये देखें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसमें देखें बेटा 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता जा रहा है बेटा, इजाफा होता जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हैं, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं, यहाँ पर 1 प्रोटॉन का इजाफा हो गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन का इजाफा हो गया बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हो गया, यानी नाइट्रोजन से N+ में आते हुए 1 प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, N+ से N+2 में आते हुए कितने प्रोटॉन का इजाफा हुआ है बेटा 2 प्रोटॉन का इजाफा हुआ है। तो जितना उसमें प्रोटॉन का इजाफा होता जाएगा उतना उसके प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है वो बढ़ती जाएगी, जितना उसके ऊपर उसकी गिरफ्त बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा बेटा मुश्किल हो जाएगा। इसी को फिर बेटा हम क्या नाम देते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देते हैं बेटा, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो खाली नाइट्रोजन है बेटा इसके जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू वो है 3.9, N+ की जो वैल्यू है बेटा वो है 4.25 और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 4.60। ये आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं बेटा, इन्हीं को कहा जाता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम किससे वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल से। किससे हम बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं, स्लेटर रूल से। ये भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि स्लेटर रूल से कैसे हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है। यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना गिरफ्त है, कितना अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखें तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो जितना उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी गिरफ्त भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसके अगर हम आर्डर की बात करें, ये जो हमने अभी 3 नाइट्रोजन लिखे हैं तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी +2 की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी N+ की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन किसकी होगी बेटा, एनर्जी N की। इसी तरह अगर हम दूसरे लफ्ज़ में लिखना चाहें, N की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद N+1 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, उसके बाद क्या होगी बेटा N+2 की आयोनाइजेशन सबसे कम। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। जितना न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है किस चीज़ की तरफ,
टूवर्ड्स न्यूक्लियस, उसमें भी क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। जितना उसमें इजाफा होता जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट। तो यही वजह है कि n से n+2 की तरफ मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हमने साइज ऑफ एटम को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पे हमने किसको डिस्कस किया बेटा, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर को हम स्टडी करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, आपने होपफुली इसको नोट कर लिया होगा। अगला इसमें जो हम फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है बेटा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना बेटा, वो इन्वर्सली है, इन्वर्स रिलेशन है इसका किस चीज़ से, आयनाइजेशन एनर्जी से। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। इसको अभी हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है मैग्नीशियम, अभी हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। अभी हमने इसमें से क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। अभी इसमें से हमने क्या किया बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, रिमूव किया। तो हम मैग्नीशियम से Mg+1 में जाते हुए हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो ये हमारे पास है बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Mg+1 से Mg+2 में जाते हुए हमने उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो ये हमारे पास है बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। Mg+2 से Mg+3 में जाते हुए हमने उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें ज़रा डिफरेंस देखिएगा, जो Mg+1 है ना, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है बेटा, वो है 737.7 किलो जूल पर मोल। इसी तरह जो Mg+2 की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी ना बेटा, क्योंकि हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है 1450 किलो जूल पर मोल। अब इसी तरह जो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसकी जो अब जो वैल्यू आ रही है ना बेटा, वो आ रही है 7732.8 किलो जूल पर मोल। अब इसमें ज़रा डिफरेंस देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें भी इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड और ये थर्ड। अच्छा 700 ये हो गया 14, और 14 के बाद अचानक आयोनाइजेशन एनर्जी जंप कर रही है बेटा 7700 पे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? इतने ज़्यादा डिफरेंस के पीछे कौन सी बेटा उसके पीछे स्टोरी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आया है। तो अभी आप इसको देखिएगा। ये हमारे पास है बेटा मैग्नीशियम, इसको हमने कहा है 1s2 2s2 2p6। ये हमारे पास क्या है बेटा 3s2। तो इस पे देखें, ये है ns कहता हूँ बेटा, ये हमारे पास है 1s
ये हमारे पास है 2p और ये हमारे पास क्या है बेटा 3s। तो इसमें जो लास्ट शेल होता है ना वो उसका वैलेंस शेल, उसको हम कह सकते हैं बेटा ns। तो ns के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है बेटा n इज़ इक्वल टू 3। इस mg वाले केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर भी जो आपको बेटा n की वैल्यू नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है 3, लेकिन अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए बेटा, अब हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 1s2 2s2 3p6 2p6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3s0, या दूसरे लफ्ज़ों में ये 3s को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर देखिए दोबारा, हमने क्या, ये हमारे पास है मैग्नीशियम, इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3। तो उसके बाद हमने उसमें से कहा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हमने कहा बेटा 1s2 2s2 2p6, ये हमने क्या लिखा है 3s1। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया तो ये बन गया 1s2 2s2, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा 2p6। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बेशक 3s0। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है बेटा 3। अब नेक्स्ट देखिए, जब हमने उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया 1s2 2s2, तो यहाँ पर हमने लिखा है बेटा 2p5। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा 2 नज़र आ रही है। अब इस पॉइंट को गौर से देखिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी 3, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी 3, लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ये 2। इस पॉइंट को ज़रा दोबारा समझिएगा कि जब हमने उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखी तब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी 3। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या थी बेटा 3, लेकिन जब उसके अंदर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई तब उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, कम। वो कितनी होगी 2। तो उस मैग्नीशियम में से जब हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ना, तो उसके क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा कम होगी। तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्स है, कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा ज़्यादा होगी। तो इस एग्जांपल से मैंने आपको ये साबित भी कर दिया कि कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दूसरे एक और भी हम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है बेटा बेरिलियम और ये हमारे पास है बेटा बोरान। इसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ग्रेटर है बेटा बोरान की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो यहाँ पर भी कौन सा फैक्टर लग रहा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब देखिए कैसे, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2। तो जब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2s1। ये हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारे पास है +2 1s2। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये हो जाएगा 2s0। ये हमारे पास है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेरिलियम +3 1s2 जो था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होना चाहिए तो ये होना चाहिए 1। तो इसमें हम लिखेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। अब देखिए इस वाले केस में देखिए बेटा,
n का मतलब होता है उसका आखिरी शेल। तो आखिरी शेल इसमें क्या है, ये वाला है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s2। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू है 2, और इस वाले केस में भी आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा, 2, और यहाँ पर भी बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 2। अब इस वाले केस में देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 1 नज़र आ रही है। यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ मूव ऑन करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गया, 1 हो गया। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट जरा बोरान को देख लें बेटा। एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2, 2p1। इसी तरह अगर हम इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से अगर हम उसको देखें तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, 2s2, और ये हो जाएगा 2p0। अगर हम उसके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें 1s2, 2s1। अगर हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें 1s2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2s0। क्या हो जाएगा, 2s0। तो इस वाले केस में बेटा देखिए, जब हम बात कर रहे थे ना खाली बोरान की, इसमें से जब हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो n की वैल्यू क्या थी बेटा, 2। ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जब हम उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तब भी आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा, 2 नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हमने उसके बाद नेक्स्ट उसकी बात की बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तब भी बेटा आपको n की वैल्यू क्या नज़र आ रही है बेटा, 2 नज़र आ रही है। अब है नेक्स्ट बेटा थर्ड। जब हम उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ना तब भी n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 2 रहेगी। यहाँ पर भी 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 2 है और 2 है। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, बेरिलियम के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गई है, 1 हो गई है। लेकिन बोरान के केस में, उसके थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इस B+3 में से। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि इन दोनों के अंदर, इसके इस वाले केस में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 से कम होकर क्या हो गया, 1। बोरान के केस में उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो इससे क्या नतीजा निकला, तो इससे हमने बेटा ये नतीजा निकाला कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। कि जो हमारे पास बेरिलियम है उसकी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना बेटा, वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू बोरान थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर N2 की वैल्यू कम होकर किस में आ गई थी, N1 में, और यहाँ पर क्या थी, N2 की वैल्यू 2 से 2 ही रही थी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यही वजह है कि बेरिलियम के आयोनाइजेशन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू बोरान, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी के वो इन्वर्स है। जितना उसकी वैल्यू कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा, इजाफा होगा। तो ये तो हमने रोल देखा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। इसी को नेक्स्ट हम नोबल गैस से भी देख सकते हैं। जब हम मूव करेंगे from moving noble gas to next alkali metal, principal quantum number value increases. Ionization
डिक्रीजेस। अब इससे वो क्या कहना चाह रही है देखिएगा बेटा, ये हम लिख रहे हैं बेटा हाइड्रोजन और ये हमारे पास है बेटा हीलियम, उसके बाद है बेटा लिथियम और यहाँ पर ये है बेटा नियॉन। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास है बेटा आर्गन। अब देखिए ये हमारे पास है बेटा फर्स्ट पीरियड, ये हमारे पास है सेकंड पीरियड और ये हमारे पास क्या है बेटा थर्ड पीरियड। हमने क्या है बेटा फ्रॉम मूविंग नोबल गैस टू नेक्स्ट अल्कली मेटल, ये नोबल गैस है उसके आगे ये क्या है नेक्स्ट अल्कली मेटल, ये नोबल गैस है उसके आगे क्या है बेटा नेक्स्ट अल्कली मेटल, यानी हीलियम का मवाजना हम करेंगे लिथियम से, इसी तरह नियॉन का मवाजना हम किस चीज़ से करेंगे बेटा सोडियम से। तो एक नोबल गैस से दूसरे अल्कली मेटल में जब हम मूव ऑन करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उस वैल्यू के चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। यही वजह है कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, नोबल गैसेज की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हीलियम और लिथियम, नियॉन और सोडियम। ये हमारे पास है बेटा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, यहाँ हम लिखेंगे 1s2। हीलियम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है बेटा लिथियम 1s2, ये हमारे पास हो गया 2s1। तो ये देखें यहाँ से जाते हुए उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। तो जितना इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिफ्ट कम होगी, उतना रेडिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें बेटा नियॉन है बेटा हमारे पास, एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6। अगर हम बात करें सोडियम की 11, 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे पास है 3s1। तो यहाँ देखें n की वैल्यू में क्या हो रहा है बेटा इजाफा हो रहा है। इस नोबल गैस से इस अल्कली मेटल की तरफ मूव ऑन करते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है बेटा मुश्किल होता है। यही वजह है हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है जब हम उसका मवाजना किससे करते हैं नोबल गैसेस से। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको रीज़न समझ आ गई होगी। इसके बरस अगर हम सोडियम का मवाजना मैग्नीशियम से करें 11 और ये हमारे पास है 12, यहाँ पर होगा बेटा 3s1, यहाँ पर क्या होगा 3s2। तो देखें सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हुए ये एटॉमिक नंबर 11 है तो ये एटॉमिक नंबर है 12, सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर का इजाफा हो रहा है। इसी तरह जब हम हीलियम से लिथियम की तरफ गए तब भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू में भी क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। लेकिन जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं यहाँ पर भी सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके एक एटॉमिक नंबर के इजाफे की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। यही वजह है कि यहाँ पर तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन अल्कली मेटल और नोबल गैसेस में जब आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस नज़र आता है। तो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम उसके अगले फैक्टर्स को भी देख लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा और होपफुली आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या इसको हम क्या कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या दूसरा इसको क्या कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो होता क्या है बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उनको हम कहते हैं बेटा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम क्या कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से न्यूक्लियस
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज। इसी को हम नाम देते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट का, या फिर हम नाम देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट या फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं आपको एक मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोडियम एटॉमिक नंबर है इसका 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर है 19, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम की अगर हम बात करें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो एन शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में देखें, उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम में देखें, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन के आ जाने के इसमें देखें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की, इनके ऊपर जो गिरफ्त है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है। ये जो उसमें अट्रैक्शन की कमी आ रही है, इन बीच में इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन में कमी आ रही है, उस कमी को कहा जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट, या क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर हम सोडियम की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, तो यहाँ पर बीच में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। इसमें कम इलेक्ट्रॉन आने की वजह से न्यूक्लियस के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, तो उसके ऊपर जो गिरफ्त, जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, वो एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट या अट्रैक्शन क्या है बेटा, कम है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला कि जितना शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम होगी, उतना उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के। शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको सिंपली मज़ीद भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है बेटा डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, के बीच में इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट का। अगर हम बात करें बेटा अल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम एटसेट्रा, तो इसमें हम देख रहे हैं बेटा पहले 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। इसी तरह अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, हीलियम, नियान, और यहाँ पर हम ले रहे हैं सिर्फ आर्गन तक। तो इन दोनों के अंदर अल्कली मेटल और नोबल गैसेस में मैं आपको इसमें अब डिफरेंस दिखाऊंगा कि शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या डिफरेंस होता है। अब यहीं से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, 1s2 2s1। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद है पोटाशियम 19, 1s2 2s2 3s2, सॉरी यहाँ पर आप लिखेंगे 2p6, ये हो जाएगा बेटा 11, ये हो जाएगा बेटा 3s2, ये हो जाएगा 3p6
4s1, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 4s1, 10 12 18 और ये कितने हो गए बेटा 19 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें फिर नोबल गैसेस की, हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, ये हो जाएगा 1s2, उसके बाद है नियॉन एटॉमिक नंबर है 10, 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p6, उसके बाद हमारे पास आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये हो गया बेटा 3p6। अब इन अल्कली मेटल्स का जब हम नोबल गैसेस से मुवाजना करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा रिमूव हो रहेगा। तो इन अल्कली मेटल में ये जो NS इलेक्ट्रॉन है ना, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट किन की वजह से आ रहा है बेटा, वो आ रहा है बेटा N-1 शेल से। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा N-1 शेल से। लेकिन जब हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट आ रहा है वो बेटा किस चीज़ की वजह से आ रहा है, Np5 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अभी मैं आपको ये डिफरेंस भी समझा देता हूँ कि ये डिफरेंस कहना क्या चाह रहा है, N-1 या Np5 से क्या मुराद है। जो बेटा वैलेंस शेल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा N से। इस वैलेंस शेल से जो पहले वाला शेल होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेकेंड लास्ट शेल किसी भी एटम का, उसको बेटा हम नाम देते हैं N-1 शेल, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा पेनल्टीमेट शेल। और ट्रांजिशन एलिमेंट में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास है बेटा सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो 3 की वैल्यू है ना, ये इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, N को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 3 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आखिरी शेल को, N को। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बेटा 2s2 और 2p6, इसको कहा जाता है बेटा N-1 शेल। इसको क्या कहा जाता है बेटा, N-1 शेल। मैंने क्या कहा है कि जो वैलेंस शेल से पहले सेकेंड लास्ट शेल होता है उसको नाम दिया जाता है N-1 शेल। तो सोडियम में लास्ट शेल क्या है बेटा 3s1, तो इसको तो हम कहेंगे तो बेटा वैलेंस शेल, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे N से। ये जो उससे सेकेंड लास्ट शेल है, 3 से पहले सेकेंड लास्ट वैल्यू क्या होगी 2, उसमें 2s2 और 2p6 ये दोनों आ जाएंगे। इसमें बेटा जो आपको ये जो नज़र आ रही है इसको कहा जाता है N-1 शेल। तो जब हम सोडियम में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे ना, तो ये जो N-1 है, सोडियम में N-1 के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। सोडियम के अंदर N-1 वाले आपको कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसी वजह से सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसके बरक्स अगर हम नोबल गैस की बात करें सोडियम के मुकाबले में नियॉन की, तो एटॉमिक नंबर है 10, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पर देखें, इसके आखिरी शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा बेटा 2p5। क्या बच जाएगा 2p5। अब टोटल इसके नियॉन के आखिरी शेल में थे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ पर थे बेटा, उस p के अंदर। और p जो सब शेल है वही उसका आखिरी शेल है, तो इसको मैं कह सकता हूँ Np। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो बाकी उसमें से बच गए थे 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन के दरमियान देखें, कोई इनके दरमियान N-1 शेल इतना ज़्यादा अट्रैक्शन को कम नहीं कर रहा जितना सोडियम के केस में अट्रैक्शन को कम कर रहा था। यही वजह है कि जो अल्कली मेटल्स हैं
उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, और जो नोबल हमारे पास गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है, अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। अगर हम उसको सिंपली उसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होती हैं अल्कली मेटल, उसमें होता है n-1 शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। किस चीज़ से कम होती है, एज़ कंपेयर टू नोबल गैसेस। क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं ना, वहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो होता है np5 इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। क्योंकि ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है और इसमें इतना ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। जितना ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का रोल ज़्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो गिरफ्त है, जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। लेकिन नोबल गैसेस में ऐसा सीन नहीं है, तो इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। यही वजह है कि अल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा, वो कम है एज़ कम्पेयर टू नोबल गैसेस। कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है एज़ कंपेयर टू नोबल गैसेस। तो इसकी भी बेटा आपको रीज़न समझ आ गई होगी होपफुली। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं अगला इफेक्ट बेटा। अगला इफेक्ट है हमारे पास बेटा पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कह सकते हैं बेटा ऑर्बिटल एनर्जी। कि ऑर्बिटल एनर्जी का आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रोल होता है। तो हमारे पास होते हैं बेटा 4 सबशेल s p d f। इन्हीं के फिर हम क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्बिटल। p के होते हैं 3 ऑर्बिटल, d के होते हैं 5 ऑर्बिटल, और f के हमारे पास कितने होते हैं बेटा, 7 ऑर्बिटल। ये भी मैंने आपको अपने वीडियो लेक्चर में समझाया है क्वांटम नंबर के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई शेल है, nth शेल, आखिरी शेल कोई भी हो सकता है, उसके अंदर s, p, d और f ये हमारे पास सब शेल क्या है बेटा, मौजूद है। तो आखिरी शेल में से अगर ये चारों के चारों सब शेल मौजूद हो, तो ये जो s सब शेल होता है ना बेटा, ये न्यूक्लियस के क्या होगा, करीब होगा। न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्या होगा, करीब होगा। जो f सब शेल होगा ना बेटा, ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा क्या होगा, दूर होगा। इसकी मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास है s सब शेल, ये हमारे पास है p सब शेल, ये हमारे पास है d सब शेल, और ये हमारे पास क्या है बेटा, f सब शेल। तो जितना ज़्यादा कोई सब शेल न्यूक्लियस के करीब होगा, उतना हम कहेंगे उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। जितना उसकी पेनिट्रेटिंग पावर न्यूक्लियस के गिर ज़्यादा होगी, उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। तो s, p, d और f के अंदर सबसे करीब तरीन कौन सा ऑर्बिटल या सब शेल आपको नज़र आ रहा है, s सब शेल या s ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। उसके बाद p जो आपको सब शेल नज़र आ रहा है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा है। न्यूक्लियस से ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और p सब शेल के दरमियान वो कम हो जाएगी, जिस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम f सब शेल की बात करें, वो न्यूक्लियस से सबसे आखिर में, तो मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो s के ऊपर ज़्यादा है, p के ऊपर कम, d के ऊपर कम, f के ऊपर सबसे कम है। तो जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जिस सब शेल या ऑर्बिटल के ऊपर सबसे कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ईजी होगा। जितना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा, उतनी उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं s की, अगर हम यहाँ लिखना चाहें बेटा,
एस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी, पी की, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी डी की, उसके बाद सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी होगी बेटा, एफ की। ठीक है ना बेटा, क्योंकि ये जो एस सब शेल होता है ये न्यूक्लियस के करीब होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जो एफ सब शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस और एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। इसी को कहा जाता है बेटा ऑर्बिटल एनर्जी। तो ऑर्बिटल एनर्जी में अगर हम देखें, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एस सब शेल की, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एफ सब शेल की, उसके बाद होगी बेटा डी सब शेल की, उसके बाद होगी पी सब शेल की, उसके बाद होगी एस सब शेल की। सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ सब शेल की और सबसे कम एनर्जी होगी एस सब शेल की। अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, ये तो था एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अगर हम बात करें बेटा पेनिट्रेटिंग पावर की, पेनिट्रेटिंग पावर की, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, उसके बाद होगी बेटा एफ की। तो जितना किसी चीज़ के अंदर उस ऑर्बिटल के अंदर जितना ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। जितना उसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी, उतना उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम। दोबारा सुनिए, जितना ऑर्बिटल या सबशेल के अंदर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा, जितना पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ये ऑर्डर भी इसमें मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया बेटा। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट रह गया बेटा, वो है बेटा हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। हाफ एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इसमें बेटा आपने पढ़ा हुआ है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल उसके अकॉर्डिंग बेटा हाफ, इस तरह S3 हो गया, NS1 हो गया, NP3 हो गया, ND5 हो गया, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। मिसाल के तौर पर NS2, NP6, ND, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल। जितना ये ऑर्बिटल स्टेबल होंगे उतना उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जितना एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ देखिए 1s2, 2s2 और ये हमारे पास क्या बेटा 2p4। अब यहाँ देखें, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ भी 2 है और यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या है बेटा 2 है। तो इसके अगर इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है NP3, मतलब ये हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के अंदर तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 2p4, मतलब ये है पार्शियली फील्ड।
पार्शियली फील्ड का मतलब ना तो वो हाफ फील्ड है और ना ही वो कंप्लीटली फील्ड है। तो पार्शियली फील्ड और हाफ फील्ड के अंदर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो इससे हमने क्या ये नतीजा निकाला, इससे हमने ये नतीजा निकाला ओम्स रूल के अकॉर्डिंग कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं ना वो हाफ फील्ड हैं और ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, पार्शियली फील्ड। तो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है बेटा, पार्शियली फील्ड। ये हाफ फील्ड है और ये हमारे पास क्या है, पार्शियली फील्ड। तो इनमें मोर स्टेबल कौन होंगे बेटा, हाफ फील्ड। जितना ये मोर स्टेबल होंगे इतना इनके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो होपफुली आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था बेटा एक टर्म यूज़ होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली स्ट्रेंथ का नाम है। कौन सी स्ट्रेंथ का, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, उस अट्रैक्शन के ऊपर काबू पाने के लिए जितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, जितना एनर्जी आपको क्या बेटा रिक्वायर्ड है, उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम ये चीज़ नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर बेसिकली हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना, उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। इस वजह से मैंने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहा जा सकता, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद भी आप समझते इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे, ग्रुप में क्या ट्रेंड होते हैं और पीरियड में क्या ट्रेंड होता है, और इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पीरियड और ग्रुप में इसका ट्रेंड देखेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आता है तब तक के लिए अल्लाह।